जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ही परिवार कैप्टन K2 एकेडमी में। तो आज हम लोग जो सीरीज चल रहा था कक्षा 10वीं का भूगोल का, उसका आज हम लोग जो लेक्चर 2 है वो भी किस चैप्टर का, तो भूमि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। भूमि चैप्टर का आज लेक्चर 2 है, ठीक है। तो इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था भूमि के बारे में पढ़ा था, उसके बाद भूमि के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और भी कई प्रकार थे जो मृदा के निर्माण के कारक हम लोग पढ़े थे। आज की जो कक्षा है वो है मृदा के प्रकार, ठीक है। आज की जो हम लोग की क्लास है वो क्लास होगी मृदा के प्रकार पे। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। भूमि संसाधन का पार्ट 2 है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा के प्रकार। किसके बारे में? मृदा के प्रकार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत में जो मृदा को बांटा गया है वो 6 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से भारतीय मृदा को बांटा गया। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। यानी जो भारत में जो मृदा पाई जाती है उसकी कुल संख्या क्या है? 6 है। इसके अलावा और भी मृदाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 6 ही मृदा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल मृदा, चौथा लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा। इस टाइप से हम लोग वर्गीकरण करके मृदा को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मृदा की संख्या कितनी है? 6 है। वो 6 कौन कौन है वो हम लोग देखेंगे भारतीय मृदा के आधार पर। 6 है आप लोग का। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा, ठीक है। जो 2 नंबर मृदा हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काली मृदा। कौन मृदा? काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। 3 नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाल मृदा, ठीक है। क्या मृदा? लाल मृदा। और 4 नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। और 5 नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। और जो 6 नंबर है हम लोग का वो है पर्वतीय मृदा। क्या है? पर्वतीय मृदा। यानी कुल मिलाकर इस 6 मृदा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेराबेरी करके एकाएक करके हम लोग इस 6 मृदा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस बार भी प्रश्न आते हैं, आए थे और आगे भी आने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए पहला मृदा के बारे में पढ़े। जो पहला जो मृदा हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आज का जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा के बारे में पढ़ेंगे? जलोढ़ मृदा। मृदा बोलिए या इसी को हम लोग मिट्टी भी बोलेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं। सबसे पहले बात यही आती है कि आखिरकार सर जलोढ़ मृदा होता क्या है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे तो सीधा इसके बारे में अगर हम पहला पॉइंट जानेंगे, वैसी मृदा, मृदा जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, ठीक है। क्या कहलाता है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। जलोढ़ मृदा कहलाती है वैसी मृदा जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा। जैसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे समझने की कि मान लीजिए ये कोई नदी है, छोटा सा नदी है। अब नदी जब बाढ़ आती है, ठीक है, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के दौरान जो नदी रहती है वो कई सारे क्या करते हैं, सरे गले जीव जंतु पेड़ पौधे विभिन्न सारी चीजों को अपने साथ समेटते हुए लेकर आती है, ठीक है। और जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के पश्चात देखिएगा क्या होता है कि कुछ दिन के बाद या तो जल खिसक करके चला जाता है, ठीक है। और जल खिसकने के पश्चात जो मिट्टी बच जाती है उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यह मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। क्यों उपजाऊ मानी जाती है? क्योंकि इसमें जैव मात्रा अधिक मात्रा में रहता है। जो सड़े गले पदार्थ जो जैव ह्यूमस की जो जैव मात्रा रहती है, जो ह्यूमस की मात्रा रहती है, जलोढ़ मृदा में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस वजह से ये मिट्टी बहुत उपजाऊ भी होती है, ठीक है। तो नदियों के द्वारा अमूमन तौर पर जो मृदा बहा के लाई जाती है उसी मृदा को क्या कहते हैं हम लोग? जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। इसी में और हम बात करें तो देखेंगे कि जलोढ़ मृदा के प्रकार कितने हैं, ठीक है। इसी में हम लोग बात करेंगे जलोढ़ मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा के प्रकार के बारे में। जलोढ़ मृदा के
प्रकार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जलोढ़ मृदा के प्रकार आयु के आधार पर हम लोग बांटते हैं। जलोढ़ मृदा के प्रकार में इसी में हम लोग लिखेंगे कि आयु के आधार पर, आयु मतलब उम्र, आयु के आधार पर, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की? दो प्रकार की। जो पहला है वो है आपका पुरानी जलोढ़ मृदा। पहला क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा। और दूसरा क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। दूसरा क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। पहला जो है आपका वो पुरानी जलोढ़ मृदा है और दूसरा क्या है? वो है नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। ये यहाँ नीचे नहीं हटेगा, ठीक है। तो इसको हम बाद में लिखने का प्रयास कर रहे हैं, पहले आप लोग ये लिखिए, ठीक है। यहाँ तक पहले लिखिए, ये तो समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। बात यहाँ रह जाती है, इसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या मृदा कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, मर्दासली मृदा, पर्वतीय मृदा, ठीक है। जिसमें से हमने पहला देखा जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं? तो ऐसी मृदा जो नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है जलोढ़ मृदा कहलाती है। अब जलोढ़ मृदा के प्रकार, तो जलोढ़ मृदा को उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला है पुरानी जलोढ़ मृदा और दूसरा है नवीन जलोढ़ मृदा। क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। इससे ऊपर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, तब तक आप ये लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख लेंगे, मिटा रहे हैं ऊपर से, ठीक है। ऊपर से थोड़ा साफ कर रहे हैं क्योंकि जगह का अभाव है यहाँ। अब देखिए, तो ये हो गया जलोढ़ मृदा। अब देखिए इसमें हम लोग देखने वाले हैं ये जो पुरानी जलोढ़ मृदा है और नवीन जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जलोढ़ मृदा था, क्या है? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा के दो प्रकार थे। पहला है आपका पुरानी और दूसरा क्या है? नई या नवीन। अब देखिए ये जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा किसको हम लोग बात बोलेंगे? तो भाई जी वैसी मृदा जिसमें कंकर और, देखो पुरानी जलोढ़ मृदा किसको बोलेंगे? जिसमें कंकर प्लस बजरी, ठीक है ना। जिसमें कंकर और बजरी की मात्रा क्या रहती है? कंकर प्लस बजरी की मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है। कंकर और बजरी की मात्रा अधिक होती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पुरानी जलोढ़ मृदा। जिसमें कंकर और बजरी की मात्रा अधिक रहती है उसको क्या बोलेंगे? पुरानी जलोढ़ मृदा बोलेंगे। इसी में पुरानी जलोढ़ मृदा का एक और नाम है, क्या नाम है वो हम लोग देखेंगे। पुरानी जलोढ़ मृदा का एक नाम है बांगर। क्या नाम है? बांगर नाम है। पुरानी जलोढ़ मृदा का क्या नाम है? बांगर, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा का क्या नाम है? बांगर नाम है। और इसी में नवीन जलोढ़ मृदा में देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा में आपका बालू और प्लस महीन कण रहता है, ठीक है। बालू और महीन कण पाया जाता है, ठीक है। और नवीन इसी टाइप से आपको बना के डायग्राम बना के लिखना है। अब देखिए नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? बांगर के नाम से जानते हैं। अब बात आता है इसी में, देखिएगा कि ये जो बांगर होती है ये कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? ये जो मृदा होती है या बांगर होता है ये कम उपजाऊ मृदा होती है। कम उपजाऊ क्या होती है? कम उपजाऊ। क्यों कम उपजाऊ होती है? क्योंकि इसमें कंकर और बजरी की मात्रा अधिक रहता है, इस वजह से, ठीक है। ये क्या होता है? ये कम उपजाऊ होता है आपका। और ये जो खादर है ये अधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है? ये अधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है? अधिक उपजाऊ, ठीक है। ये बात लिख लेंगे और समझ गए होंगे आप लोग कि खादर, बांगर, पुरानी जलोढ़ किसको कहेंगे। उम्र के आधार पर हमने मृदा को दो भाग में बांटा है भाई साहब। पहला है कंकर, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। जिसमें कंकर और बजरी की मात्रा अधिक रहती है उसको पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। जिसमें बालू और महीन कण पाया जाता है उसको नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, बांगर कम उपजाऊ होती है, ठीक है। और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, खादर अधिक उपजाऊ होती है। ये बातें हो गई जलोढ़ मृदा के प्रकार। ये आयु के आधार पर हम लोग जलोढ़ मृदा को बांटे थे, ठीक है। तो उसका हम लोग प्रकार देखे थे, ठीक है। ये था आपका जलोढ़ मृदा के प्रकार। आप देखिए इसी में हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर भारत का जितना भी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से निर्मित है, ठीक है। तो पॉइंट आप लोग लिखना शुरू करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ के पश्चात यहाँ उत्तर भारत का मैदान,
उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। उत्तर भारत का मैदान किस मृदा से निर्मित है? जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में कुछ काम आता है कि भाई भारत का कौन सा भाग जलोढ़ मृदा से निर्मित है, तो उत्तर भारत जैसे अपना लोग बिहार आ गया, ठीक है, क्या कहते हैं यूपी का कुछ हिस्सा आ गया, तो ये सब जो भाग है वहां पर जलोढ़ मृदा आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इसी में आता है कि जो हिमालय की जो 3 नदियां, ठीक है, हिमालय की 3 नदियां में आता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये सब जो है ये नदियां क्या करती है, भारत में जलोढ़ मृदा को मतलब विस्तारित करने में काम आती है। तो इसी में लिखेंगे हिमालय की 3 नदियां, नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु जलोढ़ मृदा के निर्माण में उत्तरदायी है। जलोढ़ मृदा के निर्माण में उत्तरदायी मतलब ये भूमिका निभाती है। ठीक है, कि अगर हिमालय की जो 3 नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है, ये नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा अधिक मात्रा में बहाकर लाई जाती है, मिट्टी बहा के लाई जाती है और अधिक उपजाऊ भी होती है। ठीक है, अब इसी में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है, भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है जिसमें आपका हो गया महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, इस मैदान में भी नदी डेल्टा का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण हुआ? नदी डेल्टा। क्वेश्चन आता है कि भारत के किस भाग में नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है? डेल्टा आपका इस आकार का होता है, हम लोग देखेंगे, जैसे कि नदी अगर आती है ना तो डेल्टा इस आकार का होता है, त्रिभुजा आकार का। ठीक है, जैसे यहां से पानी गया तो पानी जाने वक्त ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, ये आप साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जाकर, वहां डेल्टा का रीजन पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग डेल्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और है अभ्यास में प्रश्न भी है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के जो पूर्वी भाग है, पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है, वहां कृष्णा नदी, महानदी, ये सब के द्वारा, गोदावरी नदी, ये सब के द्वारा क्या हुआ है, नदी डेल्टा का विकास हुआ है। क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको हम लिखेंगे फिर आगे। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे आप लोग इतना पॉइंट को, फिर आगे हम बोर्ड स्लाइड साफ कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में वीडियो देखने के पश्चात जरूर छोड़ दिया करिएगा, सर यहाँ ये पॉइंट समझ में हमें नहीं आया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे। फिर अब देखिए, इसमें हम लोग जो अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट है। इसमें देखिए, इसमें भी कारण बना करके आपसे पूछ दिया जाएगा। तो कारण हम चूंकि बोल भी देते हैं और लिख भी देते हैं, तो वो भी बात याद आप रखिएगा। चूंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो कहीं पे नहीं कहेगा सर आप तो पढ़ाए नहीं थे, लेकिन देखिए जितना किताब में लिखा हुआ है उससे बाहर आपका कभी नहीं पूछता है बिहार बोर्ड, खास करके ये बात याद रखिएगा। किताब अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े हुए हैं तो आपके कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछे आपसे बनेगा। आप किताब नहीं पढ़े, ठीक है ना, तो समझिए आज की जो प्रवृत्ति है विद्यार्थी का, जो किताब पढ़ने की प्रवृत्ति पूर्णतः समाप्त हो गई है। किताब कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। सर आते हैं, सर अपना बताए, जैसे हम ही आते हैं तो हम बताते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब तक आप किताब नहीं पढ़िएगा तो आपके मन में जो डाउट है वो उत्पत्ति नहीं होगा। ठीक है, और क्लियरिटी नहीं होगी। आप जब पढ़ते हैं तो कोई भी चीज आपके मन में अटक जाता है, वो किताब पढ़ने से आएगा। ठीक है, किताब पढ़ने से डाउट उत्पन्न होगा और डाउट सॉल्व भी होगा जब आप किताब पढ़ते हैं, और क्वेश्चन भी एक भी नहीं छूटेगा। वैसे मेरा जो पथक प्रयास रहता है कि हम क्या करें, किताब एकदम जो पॉइंट है उसको छोड़ा करके आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दें, कि आप लोग को फिर आने वाली जो एग्जाम है उसमें दिक्कतें ना हो। वैसे हम पढ़ाने के पश्चात भूगोल जितने भी हैं, भूगोल सब सब्जेक्ट सब है, भूगोल क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको हम लाइन बाय लाइन ही चल रहे हैं किताब से लेकर के। आपके प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, बशर्ते आपको तब भी किताब पढ़ना पड़ेगा। किताब पढ़ने की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करें आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसी में क्वेश्चन आता है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। ठीक है, तो इसी में हम पॉइंट बना करके बातों को लिखेंगे कि भारत के पूर्वी
मैदान मैदान वाले भागों में, मैदान वाले भागों में महानदी कौमा गोदावरी कृष्णा इत्यादि के द्वारा नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है। इत्यादि नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है। इत्यादि नदी डेल्टा का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसी में अगला पॉइंट हम लोग बात करें तो भारत में जो है, भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक है, कितने भूमि पर है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, यानी जलोढ़ मृदा अधिक मात्रा में भारत में है। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे की बात करते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो रहता है, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वो बालू, मृतिका, ठीक है, मृतिका को हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं, बालू, मृतिका, यही सब मिलकर के होता है, कंकर पत्थरी से मिलकर के। वैसे इसमें हम जो नवीन और पुरानी जब पढ़ा रहे तो उसमें भी बात हम लोग किए थे, वैसे तब भी देख लेंगे। जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, मृतिका को हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से भी जानते हैं, या कभी कभी मिट्टी का भी पर्यायवाची बन जाता है अवसादी चट्टान। ठीक है, जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, मृतिका इत्यादि, बालू, मृतिका प्लस जैव मात्रा से होता है। ठीक है, ये बात लिख लेंगे, जैव मात्रा से होता है। अब देखिए, इसी में अगर हम बात करें कि जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है तो वो धुंधला कलर का होता है। क्या होता है? धुंधला। जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है? जलोढ़ मृदा का रंग धुंधला कलर का होता है, धुंधला रंग का होता है। वैसे रंग बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे रंग इसमें बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, जो जलोढ़ मृदा का जो पर्वतीय क्षेत्र में जो मैदान जो बना रहता है उसको चौर या तराई बनते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा पर्वतीय क्षेत्र में मैदान जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चौर या तराई। इसी में देखेंगे कि चौर या तराई में, चौर समझते हैं, चौर तथा ताल में जलोढ़ मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अधिक मात्रा में पाई जाती है। गौर करिएगा, जैसे कि दो प्रकार का होता है, एक गहरा और उथला तल। जैसे चौर में देखिएगा पानी आता है और फिर बाहर जाना तो उसके बाद चला जाता है, बहुत कम मात्रा में पानी रहता है। लेकिन ताल में आपका पानी 12 मास लगा हुआ रहता है, उसको ताल कहते हैं। यानी गहरे जो भाग रहते हैं जमीन के उसको ताल कहते हैं, जिसमें पानी लगा हुआ रहता है, और जो क्या कहते हैं समतल थोड़ा रहता है जिसमें पानी आने के बाद फिर चला जाता है, उसको चौर कहते हैं। तो गांव घर में आप लोग सुने होंगे कि चौर जा रहे हैं, जिसको हम लोग चौर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चौर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये उसमें अधिक मात्रा में, चूंकि वहां पर बाढ़ द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती है, और देखिएगा तो वहां धान का फसल बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ भी होती है, बहुत ज्यादा ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा अधिक होती है। ये भी बात लिखेंगे कि जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस एवं चूना की मात्रा अधिक रहती है। चूना पत्थर लिख लीजिए, चूना पत्थर या चूना ही लिख लीजिए, चूना की मात्रा अधिक होती है, मतलब मात्रा अधिक होती है। ये सब तत्व उसमें
पाए जाते हैं किस किस मृदा में, तो जलोढ़ मृदा में ये सब तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए जलोढ़ मृदा में कौन कौन से फसल उपजा सकते हैं हम लोग, तो चावल, गेहूं, मक्का। जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल उपजा सकते हैं, जलोढ़ मृदा में चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि फसल होती है। ये बात याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा में चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि फसल होती है। ठीक है, ये सब सारे के सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। अब बात आता है, देखिएगा कि अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र, जहां जनसंख्या खूब अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है, तो वहां गहन कृषि किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि गहन कृषि किस भाग में किया जाता है, तो जनसंख्या के अधिक दबाव वाले भाग में गहन कृषि किया जाता है। और गहन कृषि करने के लिए जलोढ़ मृदा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है अधिक मात्रा में। इस वजह से देखिएगा जहां जहां जनसंख्या अधिक रहेगा वहां खेती भी अधिक किया जाता है। और जनसंख्या को भरण पोषण के लिए जलोढ़ मृदा अगर नहीं रहेगा तो फिर जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, उतना लोग आदमी खा पी अच्छा से नहीं सकता है, क्योंकि जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। इस वजह से जलोढ़ मृदा वाले भाग में देखिएगा अधिक मात्रा में लोग बसना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां अधिक मात्रा में बसेंगे और खेती भी अधिक मात्रा में होती है और लोग अपना भरण पोषण करते हैं। पहले ये पॉइंट नोट करेंगे, हम हट जा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे पॉइंट को, ठीक है, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हट गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसी में आगे हम लोग बात करेंगे। आगे है वही बात जो अभी हम बता रहे थे कि जो जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है, तो वहां पर अधिक मात्रा में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि क्या होता है, तो जनसंख्या के अत्यधिक दबाव को भरने के लिए, ठीक है, तो गहन कृषि, गहन मतलब होता है अधिक मात्रा में, गहन क्या होता है, अधिक मात्रा में। तो हम लोग बात करेंगे कि देखिए यहां से पॉइंट लिखेंगे कि जलोढ़ मृदा या जनसंख्या के ऐसे लिखेंगे, जलोढ़ मृदा वाले भाग में जलोढ़ मृदा वाले भाग में जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में होता है जहां गहन कृषि की जाती है। गहन मतलब होता है अधिक मात्रा में गहन कृषि की जाती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि गहन कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, तो अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में, ठीक है। गहन कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अब देखिए उत्तर बिहार का अगला पॉइंट जो है, उत्तर बिहार का बालू प्रधान जो मृदा है उसको दियारा कहते हैं। उत्तर बिहार का बालू प्रधान मृदा, उत्तर बिहार का बालू प्रधान मृदा दियारा कहलाता है, जिसमें मक्का की खेती अधिक होती है। यानी उत्तर बिहार जैसे अपना लोग जहां रहते हैं, ठीक है, वहां अधिक मात्रा में बाजू नदी दो अपना जो क्या कहते हैं अपने साथ जो मिट्टी बहा करके लाती है उसमें बालू की प्रधानता अधिक रहती है, उस भूमि को दियारा कहते हैं। और दियारा में मक्का की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। दियारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मक्का की खेती के लिए दियारा बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। ये तो आपका जलोढ़ मृदा का खेल खत्म हो गया। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है काली मृदा। वो कौन सी मृदा है, अब हम 2 नंबर बात करने वाले हैं काली मृदा की बात। काली मृदा 2 नंबर कौन सी मृदा हम लोग पढ़ने वाले हैं, काली मृदा के बारे में। अब देखिए पहला नंबर बात आता है वही कि काली मृदा आखिर है क्या। तो काली मृदा जो रहता है इसका निर्माण जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है, उसके लावा के विघटन से होता है, ठीक है। वैसी मृदा जिसका निर्माण या तो मूल चट्टान जिसको मूल शैल बोलते हैं या ज्वालामुखी के जो बेसाल्ट लावा होता है उसको टूटने फूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। यानी लिखेंगे इसमें पॉइंट पहला, इस मृदा का निर्माण
इस मृदा का निर्माण मूल शैल, शैल मतलब चट्टान होता है, इस मृदा का निर्माण मूल शैल एवं ज्वालामुखी के लावा के विघटन मतलब टूटना फूटना, लावा के विघटन, इस मृदा का निर्माण मूल शैल एवं ज्वालामुखी के लावा के विघटन इस मृदा का विघटन से हुआ है। ठीक है, यानी ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर से तरल पदार्थ निकलता है और वो ऊपर एकदम बहुत गर्म रहता है आग जैसा, और फिर वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के पश्चात जैसे मिट्टी का निर्माण पड़े थे उस पर ताप पड़ता है और धीरे धीरे वो खंडित होना शुरू हो जाता है, तो उससे मृदा का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार काली मृदा के बारे में मूल शैल यानी मूल चट्टान और ज्वालामुखी का जो लावा रहता है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के पश्चात कुछ समय पश्चात, ठीक है, चूंकि मृदा निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है तो उसमें ताप दाब वर्षा ये सब साथे साथे धीरे धीरे वो क्या कहते हैं टूटना फूटना शुरू कर जाती है, और उस मृदा से जो उस समय जो बनती है, जिस मृदा का निर्माण होता है उस मृदा को हम लोग काली मृदा के नाम से जानते हैं। इसी में देखिए काली मृदा का जो रंग होता है वो एल्युमिनियम और लोहे के उपयोग के कारण होता है। इसका जो रंग काला होता है यानी काली मृदा का काला रंग, काली मृदा का काला रंग एल्यूमिनियम, काली मृदा का काला रंग एल्यूमिनियम जिसको एल कहते हैं, प्लस लोहांश मतलब लोहा का अंश होना चाहिए, लोहांश के कारण होता है। ठीक है, लोहांश के कारण होता है, लोहा का अंश यानी लोहांश के कारण इस मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है। इसी में देखिए जो काली मृदा होती है, काली मृदा होती है, काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, मानी जाती है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। यानी ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि कपास की खेती इसमें अधिक मात्रा में होता है, तो इस वजह से इसको काली कपासी मृदा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर अगला हम लोग लिखेंगे, ये बात लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर से हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और नहीं जो समझ में आए वो कमेंट निश्चित तौर से करिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है भूगोल का, इसको अगर फास्ट में नहीं खींचा जाए तो फिर दिक्कतें आएगी। आप देखिए इसी में जो बात हम लोग करने वाले आगे है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, काली मृदा। क्यों कहते हैं इसको काली मृदा, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम एवं लोहा का लोहांश पाया जाता है, जिस दोनों के मिश्रण का इसका रंग काला होता है। इस काली मृदा में कपास की खेती अधिक मात्रा में की जाती है, इस वजह से इसको काली कपासी मृदा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसी में आता है कि ये जो है इस मृदा का जो स्थानीय नाम है उसको लोग रेगूर कहता है, यानी काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है, रेगूर मृदा। काली मृदा का अस्थाई नाम या स्थानीय नाम क्या है, रेगूर है। क्या है, यानी जहां ये मिट्टी पाया जाता है जिस स्थान पे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेगूर मृदा कहते हैं, रेगूर मृदा है। काली मृदा का अस्थाई नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, रेगूर मृदा है। क्या है, रेगूर मृदा है। और ये भी बात याद रखिएगा कि काली मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो काली मृदा का अस्थाई नाम या स्थानीय नाम जो लिखना, अगला पाठ है कि काली मृदा में जल धारण की क्षमता
जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? अधिक होती है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मृदा में जल धारण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए काली मृदा जो भारत के किस किस भाग में पाए जाते हैं, तो काली मृदा भारत के जो दक्कन प्रदेश है, दक्कन प्रदेश कहने का अर्थ है कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, उस भाग में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो लिखेंगे काली मृदा, काली मृदा दक्कन प्रदेश जैसे, दक्कन प्रदेश क्योंकि दक्कन के पठार के कारण नाम पड़ा है, दक्कन प्रदेश जैसे, दक्कन प्रदेश जैसे, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र कमा गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है, कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। ये भी बात याद रखेंगे, जैसे है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। काली मृदा दक्कन प्रदेश जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, ये सब राज्य में इसका विस्तार है। ठीक है, और काली मृदा का स्थायी नाम क्या है? रेगुर मृदा है। अब देखिए इसकी विशेषता है कि जल धारण की क्षमता इस मृदा में अधिक मात्रा में होती है, नहीं जल को ये संचित करके रख सकता है। ठीक है, तो इस मात्रा में इस मृदा में जो हाल जिसको कहते हैं, हाल मतलब यानी गीलापन जो रहता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और देखिए वर्षा होने से पहले इस मृदा को जुताई कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें वर्षा हो जाएगा तो चूंकि जल धारण की क्षमता अधिक रहती है, तो फिर जोतने में इसमें काफी कठिनाई आएगी। इस वजह से इस मृदा को जो मानसून होने से पहले जोता करके तैयार कर लिया जाता है, जिससे आसानी से फसल इसमें हम लोग लगा सकें। ठीक है, तो ये हो गया आपका काली मृदा। तो याद रखिएगा कि रहेगा किस मृदा में वर्षा होने के पश्चात किस मृदा को जोतने में कठिनाई होती है, तो काली मृदा को। चूंकि जब वर्षा हो जाएगा तो इसमें जल धारण की क्षमता अधिक मात्रा में होगी, और जब जल होगा तो बताइए उसमें ट्रैक्टर ना चलेगा और ना ही फार चलेगा, ना ही हल चलेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस मृदा का जो जुताई कर लिया जाता है वो मानसून की बरसात होने से पहले ही कर लिया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इस मृदा में और कौन कौन से फसल हो सकती है कपास के अलावा? तो गन्ना हो सकता है, प्याज हो सकता है, आपका ये सब की खेती इसमें हो सकती है। ठीक है, तो गन्ना, प्याज ये सब की खेती इसमें हो सकती है। इसी में लिखेंगे काली मृदा में, काली मृदा में, काली मृदा में गन्ना, गेहूं, प्याज, गन्ना, गेहूं, प्याज की खेती, प्याज की खेती भी होती है, प्याज की खेती भी होती है, प्याज की खेती भी होती है। और इस मृदा का भी विस्तार भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर है। ठीक है, कितने हैं? 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर भी इस मृदा का विस्तार है। अब एक बच जाता हम लोग लाल एवं पीली मृदा। आज की कक्षा में मात्र 3 ही मृदा पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम लोग फिर 3 मृदा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़े, और ये आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा जो अब पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, अब जो बात करेंगे वो है लाल या पीली मृदा। अब जो मृदा पढ़ने वाले हैं वो कौन सी मृदा है? लाल या पीली मृदा। ठीक है, लाल या पीली मृदा, इसको भी लिख लेंगे। चलिए बोर्ड को ही साफ कर देते हैं पूरा, इसको भी लिख ही लेंगे आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ये सारी चीजों को। अब हम लोग देखने वाले हैं लाल या पीली मृदा के बारे में देखने वाले हैं। आप किताब पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, क्योंकि हम किताब का हर एक पॉइंट यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं, दिक्कतें नहीं आएगी। लाल या पीली मृदा, लाल या पीली मृदा, लाल या पीली मृदा की बात हम लोग करेंगे अब। ठीक है, लाल या पीली मृदा। तो सबसे पहला बात आता है कि आखिरकार इस मृदा का निर्माण कहां से हुआ। जैसे हम लोग की 2 मृदा में देखें तो इस मृदा का निर्माण जो होता है वो रवेदार आग्नेय चट्टान से होता है। ठीक है, तो लिखेंगे वैसा मृदा या सीधे लिखेंगे लाल मृदा का निर्माण, लाल मृदा का निर्माण, लाल मृदा का निर्माण रवेदार आग्नेय चट्टानों के टूटने से होता है। अब देखिए आपको ये सब क्लियर होना चाहिए, रवेदार आग्नेय चट्टान क्या है, रूपांतरी चट्टान क्या है, परतदार चट्टान क्या है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर होगा तो फिर दिक्कत है। रवा समझते हैं, क्रिस्टली है।
ठीक है। क्रिस्टलीय पदार्थ को रवा कहते हैं जो ठोस अवस्था में रहता है। और आग्नेय मतलब होता है जिसमें मैग्मा और लावा दोनों मिश्रित हो, ठीक है। आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं, जिसमें लावा और मैग्मा, जो ज्वालामुखी जब फटता है और उसके जो क्या कहते हैं द्रव पदार्थ निकलता है, पिघला हुआ पदार्थ, उसी को लावा या मैग्मा कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ तो कुछ है नहीं दिखाने वाला, नहीं तो दिखाते, ठीक है। उससे आपको पता चलता है यहाँ पर कि क्या होता है रवेदार। ये सब वैसे आपको 7th 8th क्लास में मिल जाएंगे पढ़ने को। अगर ये सब क्लियर नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। रवेदार आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से होता है लाल मृदा का निर्माण। अब बात आता है कि जो लाल मृदा ये होता है, देखिए लाल मृदा का निर्माण, इसमें ये भी लिखेंगे कि लाल मृदा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विस्तृत होता है या पाया जाता है। जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, ठीक है, उसी क्षेत्र में फिर लाल मृदा होगा। ये नहीं कि जहां पर खूब वर्षा हो रही है 100 सेंटीमीटर से अधिक, तो वहां कम मात्रा में लाल मृदा होती है। अब बात आता है कि सर ये लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो इसमें लोहांश के कारण लाल होता है, यानी लोहा के अंश के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अब ये भी बात आता है सर इसका रंग पीला क्यों होता है, क्योंकि इसका नाम पीली मृदा भी है, तो पीला क्यों होता है, तो जब हम ये जल धारण करती है ना, जल धारण के पश्चात इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। यानी लाल मृदा जल धारण करने के पश्चात, जल धारण करने के बाद पीली रंग में बदल जाती है। किस रंग में बदल जाती है, पीली रंग में। जब ये जल धारण करती है लाल मृदा, तो उसका रंग किस कलर का हो जाता है, पीला रंग का। इस वजह से इसका नाम पीली मृदा भी है। अब बात आता है लाल मृदा का विस्तार कितना है, तो लाल मृदा भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, ठीक है। कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, भारत में जो लाल मृदा का विस्तार है। अब आता है कि काली मृदा से कम उपजाऊ होती है, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो लाल मृदा काली मृदा से कम उपजाऊ होती है, मतलब यह मृदा या लाल मृदा काली मृदा से कम उपजाऊ होती है, ये बात याद रखिएगा। लाल मृदा काली मृदा से कम उपजाऊ होती है, बहुत कम उपजाऊ होती है। इसमें बहुत कम मात्रा में फसल उग जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जैव मात्रा बहुत कम मात्रा में होता है। जो ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए, ह्यूमस जो पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है, जो सबसे उपजाऊ भाग होते हैं, उसकी मात्रा इस मृदा में कम होती है। इस वजह से आप देखिए, तो इस मृदा में फसल कौन कौन से उपजा सकते हैं भाई, तो मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया। तो लाल मृदा में मूंगफली, ठीक है, मक्का, तंबाकू इत्यादि की फसल होती है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, कि हम देख ले पीछे कि ये दिख रहा है क्या नीचे, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है नीचे, ये नहीं दिख रहा उतना ज्यादा, कि लाल मृदा में मूंगफली, मक्का, तंबाकू इत्यादि की फसल होती है। ये हम यहाँ पर इत्यादि की फसल होती है ये लिखे हैं, ठीक है। अगर नहीं वहां दिखेगा तो फिर हम इधर लिख रहे हैं कि लाल मृदा में जो है, लाल मृदा में ये पॉइंट हो गया, अलग पॉइंट है ये, ठीक है। ये दूसरा इधर स्लाइड हम बना रहे हैं। लाल मृदा में कौन कौन सा फसल होता है, तो फसल हम जो उधर लिखे हैं, इसमें लिखे हैं कि मूंगफली होता है, लाल मृदा में मूंगफली होता है, मक्का होता है, तंबाकू होता है, ठीक है, मक्का होता है, तंबाकू होता है, चावल होता है, ये सब इसमें होती है। ये बात भी आप लोग लिख लेंगे। अब बात आती है कि लाल मृदा भारत के किस किस भाग में पाई जाती है, तो लाल मृदा जो है, अगला जो हम लोग पॉइंट लिखेंगे, लाल मृदा भारत के राज्य जैसे
राज्य जैसे गोवा हो गया, गोवा हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र इत्यादि भाग में है। कहाँ है? इत्यादि भाग में पाई जाती है, इत्यादि भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये बातें हो गई। और अगला क्लास में हम लोग तीन मृदा के बारे में पढ़ेंगे। ये था आपका तीन प्रकार, तीन जो मृदा है, 6 प्रकार की मृदा में 3 मृदा हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अगले क्लास जो होगी उसमें 3 मृदा होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कोई भी डाउट रहेगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग छोड़ेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।